केंद्र में बैठे हैं, जो राज्य सरकार चला रहे हैं, 12-13 राज्यों में इनकी सरकार चल रही है, इनसे भी पूछना चाहिए ना भाई। इन्हीं से पूछना चाहिए ना कि दोहरा चरित्र कैसे चलेगा। नहीं, 18 राज्य में आगे दोहरा चरित्र बताइए जी। 18 राज्य में आपकी सरकार है तो दोहरा चरित्र कहाँ चला? नहीं, बात यहाँ देखो दोहरा चरित्र की नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर देखो विशेष सरकार का, राज्य सरकार का होता है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं है, पहली बात। लॉ एंड ऑर्डर जो विषय होता है वो इनको जानकारी के लिए बताता हूँ, वो राज्य सरकार का विषय होता है, आपको भी मालूम होगा। तो बॉर्डर जो देखिए, जो बॉर्डर की सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, आंतरिक सुरक्षा का मतलब जैसे सशस्त्र विद्रोह हुआ, ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। लेकिन राज्य का जो विषय होता है वो किसी भी जाति संप्रदाय का कुछ भी हो, राज्य सरकार का विषय होता है। तो जो भी इंडी गठबंधन के शासित प्रदेश हैं, वहां पे अगर कोई हिंदुओं के साथ कुछ गलत होता है तो इनको नहीं दिखता है। लेकिन अगर भाजपा शासित प्रदेशों में कहीं पे कोई मुस्लिम के साथ गलत होता दिख जाता है तो ये लोग छाती पीटते हैं अपनी। तो ये दोहरा चरित्र है। मैं कहता हूँ गलत कहीं भी किसी के साथ हो। देखो अब ये लोग जो है ना, जो अलग अलग चश्मा लगाते हैं, मैं अलग चश्मा नहीं लगाता। मैं तो मुस्लिम हो हिंदू हो सबको एक समान देखता हूँ, मैं वो चश्मा नहीं लगाता। मेरे को है कि हाँ यार, मुस्लिम प्रताड़ित है ये भी गलत है, हिंदू प्रताड़ित है ये भी गलत है। लेकिन ये चश्मा इंडी गठबंधन के लोग लगाते हैं, विपक्ष के लोग लगाते हैं, वामपंथी लगाते हैं कि नहीं नहीं ये दलित है, ये मुस्लिम है, अगर ये प्रताड़ित है तो हल्ला करना है। और जैसे अगर कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो नहीं, हल्ला नहीं करना, चुप रहना है। तो ये दोगलापंथी की बात यहाँ हो जाती है। तमिलनाडु के अंदर जो वहाँ के इस टाइम स्टेलिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो वहाँ के चुने हुए चुनिंदा लीडर जो है ना, वो भी सनातन के ऊपर कुछ न कुछ इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है कि नेताओं को तो एटलीस्ट धर्म विरोधी वाणियां नहीं करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सनातन जो है वो तमिलनाडु में सनातनी जो है ना, वो अपने आप को पिसा हुआ सा, ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। तो अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें भाजपा का क्या रोल रहने वाला है वहां पर? देखिए यही बात मैं कह रहा था, जैसे आपने अभी खुद ये बातें बोली कि जैसे आप देखो स्टालिन वगैरह क्या बोलते हैं कि ये हिंदू धर्म ये है, कोड है, हिंदी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप देखो सुनिए, पहले मैं जो बात बोल रहा हूँ मैं आता हूँ उधर भी आता हूँ। तो आप इस्लाम पे यही चीजें नहीं बोलते हो आप। मैं कह रहा हूँ किसी पे मत बोलो, आप हिंदू पे भी मत बोलो, इस्लाम पे भी। किसी की भावनाएं, धार्मिक भावनाएं आहत करने का अधिकार किसी को नहीं है। यहाँ पे कोई भी हो, सरकार हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं कर सकता। ये गलत है, चाहे कहीं भी होता हो ये। और आप अभी देखो, आपने तमिलनाडु की बात की तो स्टालिन का आपने सबने सुना था। वो देखो ऐसा क्यों करते हैं, वो उनको मालूम है कि हिंदू जो है जातियों में बटा हुआ है। वो उसको देखो अभी ये सरकार, अभी ताजा मैं एक मामला बताता हूँ। भाजपा सरकार ने जो यूजीसी एक्ट लाया है, इसने भी ये सरकार ने भी वही राजनीति करने का प्रयास किया है। यूनिफाइड जाति की राजनीति करने का इन्होंने भी प्रयास किया है। पूरी तरीके से लोगों को जातियों में बांटो, वो करो। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी उस राजनीति की तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये पूरी तरीके से घातक होगा। मैं बता दूं, अगर आज आजादी के 77 साल बाद अगर एक सेकंड भाई साहब, मैं कह रहा हूँ प्रताड़ित कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ प्रताड़ित कोई भी हो, कोई भी स्टूडेंट होता हो। आप यूनिवर्सिटी में, मैंने भी पढ़ाई की है, रहा हूँ, हॉस्टल में रहा हूँ, मैंने एक चीज देखा है, वहां पे हमने कभी ना हमने दलित देखा, ना यादव देखा, ना ब्राह्मण देखा, ना कोई बनिया देखा, कुछ नहीं देखा। वहां पे सबने मित्रता यारी रही, लड़ाई झगड़े सब में सबसे हुए। लेकिन ये सरकार बताने का काम कर रही है, हाँ ये यादव जी हैं इसलिए इनसे झगड़ा हुआ। तो ये बताने का काम अगर आजादी के 77 साल बाद अगर हो रहा है, तो दुर्भाग्य इस देश का कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, आपने देश के लिए कुछ नहीं करा है। आपने ना एससी के लिए कुछ करा, ना एसटी के लिए करा, ना ओबीसी के करा। ये आपकी नाकामी, इस नाकामी को छुपाने के लिए आपसे कोई सवाल ना उठे। इनको जातियों में तोड़ो, जातियों में बांटो, ये चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो। मैं कोई दोहरे चरित्र की बात नहीं करता भाई साहब, ये आपका चश्मा होगा कांग्रेस का। मैं कोई चश्मा, ये पता है, ये वो नजर है ना जो सबको समान रूप से देखती है, देश को आगे ले जाने की बात करती है, ना कि आप जातियों में बांट के लोगों को जो है जबरदस्ती किसी को नीचे गिरा के। एक कहावत है कि आपको किसी से आगे बढ़ना हो तो आप छोटी लाइन से आगे बढ़ना तो बड़ी लाइन खींचो। ऐसा नहीं, को छोटी लाइन खींचिए ना, छोटी लाइन को। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ दलित का आप वो सशक्तिकरण कर रहे हो तो ब्राह्मणों को ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दो। ये कौन सी बात है? आप सशक्तिकरण करो, उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा ब्राह्मणों पर फर्जी मुकदमे लगा दो। एक शंकराचार्य के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आज के दिन। मैं सुनिए, मैं आप देखो पहले बात मुद्दे पे जिस पे हूँ उस पे बात करिए। मैं कह रहा हूँ, आप अगर किसी को आप समर्थन करना चाहते हैं, किसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये भाई साहब देखो, ये भाई साहब का साथ देने हो तो इन भाई साहब को गलत बोलो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो है किसी को आगे बढ़ाओ। अगर किसी के साथ अत्याचार होता है, क्या प्रताड़ित सवर्ण नहीं हो सकता? आपको क्या लगता है यहाँ दिल्ली में क्या सवर्ण प्रताड़ित नहीं हो सकता? कहीं भी सवर्ण प्रताड़ित हो सकता है। तो वो जो ठाकुर का कुआं, ये वाली जो ये सब बातें फैलाई गई है ना, शासन तो मुगलों का रहा है, अंग्रेजों का रहा है, उस शासन में सब प्रताड़ित हुए हैं।
आप देखो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी सवर समाज से हुए हैं। आप नाम आज ही आप सरदार उनका चंद्रशेखर आजाद जी का आज ही उनकी पुण्यतिथि है। क्या ये ब्राह्मण, क्या इन्होंने कभी चश्मे से लगा के देखा कि मैं ब्राह्मण हूँ, देश के लिए नहीं लड़ूंगा? ये चश्मा लगवाया इन्होंने। चलो आजादी जब मिली उसके बाद अम्बेडकर ने 10 साल के लिए आरक्षण दिया था। मैं इसका सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पे माना कि ये लोग पिछड़े तो इनको मिलना चाहिए था। चलो लेकिन आप ध्यान दो, उन्होंने एक बात बोली थी कि इस आरक्षण का वो रिव्यू होना चाहिए। लेकिन उसके बाद सरकारों ने अपनी जाति पॉलिटिक्स के लिए, आप एक बात बताना, अगर ओबीसी को आरक्षण की जरूरत होती तो उस टाइम पे अम्बेडकर ने नहीं सोचा होता ये बात। लेकिन आजादी के 35 से 40 साल बाद ओबीसी आरक्षण देने की जरूरत क्या थी? पता क्या थी? सुनो, ये अलग से और सत्ता, मैं कह रहा हूँ अलग से पॉलिटिक्स खेलने का। तो वो मंडल आयोग को इन्होंने, चलो ठीक है, इन्होंने आरक्षण दिया, लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं? आरक्षण को रिव्यू करना छोड़ो। ये आप देखो सरकारी नौकरियां लिमिटेड हैं, किसी भी क्षेत्र में वो लिमिटेड चीजें हैं। आप उससे किसी भी कैटेगरी को पूरे तरीके से आप रोजगार नहीं दे सकते। आपको रोजगार देना होगा तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा। आप जैसे देखो अभी एआई आया है, तो हमारे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या सिस्टम है? चाइना के पास डीप सेक है, अमेरिका के पास अपना एआई समिट अभी हुई तो सर 16 से 20 फरवरी तक एआई समिट हुई थी, और उसमें देश की छवि कहाँ, बताइए एक बार कि देश की छवि। मैं भाई अब क्वेश्चन ले लेंगे। मैं कह रहा हूँ हाँ, देश की छवि धूमिल हुई इसमें। मैं कहता हूँ बताइए जी, बताइए। गलगोटिया ने, देखो ये सरकार को पूरी तरीके से गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये चीजें हैं, देखो सरकार, मैं उनका सामने आने से पहले क्या उनके प्रोडक्ट को यूनिफाइड नहीं किया गया था? भाई साहब मैं बता रहा हूँ आपको, देखो चाइना क्वेश्चन लेते। देखो जो इस देश की शिक्षा की ठेकेदारी है वो आरएसएस के पास है। 2014 के बाद इस देश के बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, वो ठेकेदारी उनके पास है। आरएसएस के पास कैसे कह सकते हैं? ना मैं चैलेंज देता हूँ, मैं इन्हीं के पास है। अरे मैडम, पूरे शिक्षा की जितनी शिक्षा पढ़ाई जाएगी आने वाले वक्त में 2014 के बाद, तो पूरी शिक्षा की ठेकेदारी आरएसएस के पास है। शिक्षा के लिए मैं कहता हूँ कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी ने कोई बहुत बढ़िया काम नहीं किया है। ये इनका चश्मा मैं इसीलिए कहता हूँ, यहाँ देश के बर्बादी के लिए जिम्मेदार ऐसे लोग हैं जो अलग अलग चश्मे से देखते हैं। कांग्रेस में रह के इन्होंने कांग्रेस का वो गाया, फिर आज जो है कुछ लोग बीजेपी के गाते हैं। तो ऐसे लोग जो है ना देश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। आप सच बोलो जो सच बोल सकते हो। हम कहते हैं चाइना से कंपैरिजन करेंगे। आपको पता है चाइना के प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट बना दिया। शिक्षा का मैं बता दूं, भारत का जो पूरा बजट है ना वो 50 लाख करोड़ का है। चाइना केवल शिक्षा पे 27 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। तो हम शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में आपको पता है चाइना जो है 17 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। हम अपने यहाँ जो है जीडीपी का 2.4% केवल खर्च करते हैं। चाइना अपने जीडीपी का, और उसकी जीडीपी जो है ना भारत से आप समझो कि $18 ट्रिलियन की है। हमसे लगभग वो 4 गुना चाइना की जीडीपी है। उस हिसाब से आप रेशियो निकालो शिक्षा और स्वास्थ्य पे चाइना क्या कर। हम तो चाइना के आसपास भी नहीं है, आसपास नहीं है, तो इसीलिए हमने चाइना का सहारा लेके अपने आप को बना दिया। इसका जिम्मेदार बीजेपी नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी है। आप देखो 1947 में भारत आजाद हुआ, 1949 में चाइना को आजादी मिली, लेकिन 2014 में चाइना की जीडीपी तब भी $12 ट्रिलियन थी, हमारी जीडीपी $2 ट्रिलियन थी। तब भी चाइना हमसे 6 गुना बड़ा था। तो ये कांग्रेस वाले जो ना अपनी वो पीट रहे हैं ना, ये खुद मुंह दिखाने लायक नहीं है। तो कोई भी सरकार हो, देखो अब वही राजनीति भाजपा ने भी खेलनी चला। आप क्वेश्चन ना करो, इसलिए हमें जो है यूसी लानी है, हमें आरक्षण बढ़ा देना है। अरे ये समस्या का हल नहीं, आपने 77 सालों तक आरक्षण दिया, तो फिर अगर ये पीछे हैं लोग, इसका मतलब आपने सही तरीके से नहीं दिया। तो आप इसका मतलब लोगों को जातियों में बांट के उसमें पॉलिटिक्स करना चाहते हो। आज आपको बता दूं, आज इन्होंने लोग हर जातियों को सड़क पे खड़ा कर दिया। आज जातियां आपस में लड़ रही हैं। आज वो क्वेश्चन नहीं कर रही सरकार से, ना विपक्ष से कर रही हैं कि आपने पहले क्या किया, सरकार क्या किया। आप तो आपस में ही लड़ रहे हैं ना। ये यादव हैं, ये बनिया हैं, ये हैं, आपस में लड़े जा रहे हैं लोग। तो सरकारों का यही चीज रहता है, कोई भी सरकार। क्वेश्चन ले रही हूँ, आपने कहा कि शिक्षा 2014 के बाद से आरएसएस के हाथ में भारत की शिक्षा रही है, तो एआई समिट के अंदर ये कौन सी शिक्षा थी कि वस्त्र उतार के वो अपना आंदोलन कर रहे थे? ये शिक्षा कहाँ से थी? ये शिक्षा किसकी थी? उस चीज का मैं विरोध करता हूँ। यहाँ पर भी देश की छवि कहीं ना कहीं एआई की वजह से, वो चाइना डॉग की वजह से भारत की छवि खराब हुई। तो वो जो आंदोलन किया था उससे भी भारत की छवि कहीं ना कहीं खराब। मेरे देश का डॉग, अपने देश में जो डॉग घूम रहे हैं उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं लोग। अब कितने दफे गए? 10 दफे गए होंगे, राइट? गए ना, उनको वहां से बेल मिल जाती है। अब चाइना का कुत्ता जो है मेरे यहाँ घूम रहा है और गलगोटिया वाले बोलते हैं नहीं मैं नहीं बनाया है। क्या कार्रवाई की?
उससे तुम्हारी छवि नहीं धूमिल हुई। हाँ। और तुम कहते हो नहीं नहीं वो जो विरोध किया उससे छवि धूमिल हुई, उससे नहीं हुई है हमारे देश की। नहीं, आपने तो नैले पे दहला कर दिया भाई, उन्होंने तो गलती कर ही दी थी, ऊपर से आप लोग भी आगे वस्त्र उतार के। मैडम ये सही क्वेश्चन तो ये भी है। सही जगह तीर लगा है। हाँ। ये झल्ला गए हैं, ये सही जगह तीर लगा है। हाँ। वो नौजवान है, अगर किया इस देश का नौजवान लोकतंत्र का वहाँ तो बहुत बुजुर्ग 50-55 60 साल के भी थे, 55-60 साल के लोग भी थे। इनका कहना, इन कांग्रेस का क्या है ना, हमारा संविधान कब कहता है कि कपड़े उतार के आप अपना आंदोलन करें? हमारे देश का संविधान ये कहता है कि दूसरे देशों के राष्ट्रीय देशों के सामने नंगे हो जाओ। अरे कांग्रेस और कितना नंगे होगे? सुनो मैडम एक मिनट, कांग्रेस पहले मन से नंगी थी और अब तन से नंगी हो गई। कोई फर्क कांग्रेस की मानसिकता में नहीं है, ये पहले से नंगे हैं और दिखाने के लिए अभी हुए हैं। और ये भी अभी 27 के बाद और 29 के बाद ये पंडित जी नंगे घूमेंगे। इन्हीं का सवाल है कि फिर एब्स्टाइन क्या था? फिर अब इन्हीं का सवाल है कि फिर एब्स्टाइन हमें ये क्या था? बताओ, हमें अपने देश पे भरोसा करना चाहिए कि दुनिया पर भरोसा करना चाहिए? हैं? हम कह रहे हैं गांधी बार में नाचती थी, इस पे ये बोलेंगे कुछ? बोलेंगे, बोलो, बोल सकते हैं कुछ? बोलो, बोलो। आप लाइव हैं सारे, आप सभी लाइव हैं, सुनो सुनो, आप सभी लाइव हैं। आप हजारों दफे इस चीज को बोलो, मैं तो कहता हूँ खूब बोलो। आप ये बार वाली जो शब्द बोल रहे हो ये तो एक तो गलत है। आप ऐसा बोलना नहीं चाहिए किसी को भी। ना मैं बोल कोई भी किसी भी प्रधानमंत्री या विपक्ष है पक्ष है, सुनो तो सही यार, सुन लो पहले। ये जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ और बोलो, आपको जितनी ताकत लगा के बोलना है बोलिए, कौन मना कर रहा है आपको? कांग्रेस को मैडम बैठ के ऐसे लोग जो है ना, इनको बैठ के विचार करना चाहिए कि देश हमें बार बार लात क्यों मार रहा है। ये तो विचार करते नहीं है, कभी ईवीएम पे रोना, कभी इस पे रोना, कभी वहाँ नंगे नचने लगेंगे जाके। कुछ काम बचा नहीं है इनके पास। और इनको तो पहले तो राहुल गांधी की शादी करवानी चाहिए ताकि अगली गुलामी करने के लिए कोई विरासत में और मिल सके कोई। इन लोगों ऐसे लोग जो है ना, इजराइल जाते हैं, इजराइल जाते हैं, पार्लियामेंट में वहाँ बोलते हैं। और मेरे देश की पार्लियामेंट और इस देश के जितने भारत देश के चुन के भेजते हैं वहाँ पे ये नहीं बोलते, यहाँ नहीं बोलते, वहाँ चले जाते हैं। और यहाँ पे फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलने वाला इन्हीं के विपक्ष का नेता होता है ओवैसी। यहाँ पे जब बोलते हैं ना तब कांग्रेस सुनती नहीं है, भाग जाती है वहाँ से। प्रधानमंत्री बोलते हैं वहाँ पे संसद में, पर इनको पता नहीं चलता है क्योंकि ये रहते ही नहीं वहाँ पे। उनका माइक भी तो बंद कर दिया जाता है। जब नरवाने जी की किताब के ऊपर 2 लाइन उन्होंने कोट की थी तो उनका माइक भी बंद कर दिया गया। माइक सरकार ने बंद नहीं किया, इनका माइक देश ने बंद कर दिया है 2014 के पहले, इनको खत्म ही कर दिया। वो संसद में गए तो हैं, जब पार्लियामेंट में वो बैठे हैं तो वहाँ पर माइक बंद हो जाएगा। जेल में डाल दोगे और तुम चुनाव में जाओगे लड़ने, हैं? कितनी शर्म की बात है। जेल में डालने के सरकार को तुम खरीद के गिरा दोगे। गोवा में किया इन्होंने, महाराष्ट्र में किया इन्होंने, हरियाणा में, इसीलिए तो इनसे गठबंधन नहीं किया। आज ये कह रहे हैं जेल में डाल दिया, लेकिन केजरीवाल ने इनको जो है दुत्कार दिया हरियाणा में। दिल्ली में तो साथ मिलकर चुनाव लड़े, इनकी वजह से आम आदमी पार्टी हार गई, इसीलिए हरियाणा में इनको अपने आप से दूर कर दिया। कांग्रेस पार्टी क्या करती है, जहां जाती है ना वहां लोग को डुबो देती है। आप देखो यात्रा कर महाराष्ट्र गई, बिहार गई, उत्तर प्रदेश में अखिलेश को भी खा जाएगी। अखिलेश का 100 सीटें भी नहीं आने वाली। जिसके ऊपर हाथ रखेगी भस्म हो जाएगा। अच्छा। तेजस्वी भस्म, अखिलेश भी भस्म होने वाले हो 27 में। लेकिन वेस्ट बंगाल में तो नहीं भस्म हुआ कुछ भी। वेस्ट बंगाल में तो सब डरे हुए हैं। इनसे क्या गठबंधन था उनका? वेस्ट बंगाल में तो सब डरे हुए हैं। नहीं, बात तो आपकी सही है, डरे तो हुए हैं। इस बार मोदी का जो सिंहासन है ना वो खिसका हुआ है, क्योंकि यूजीसी एक्ट ऐसे काले कानून को लाकर इन्होंने समर्थ समाज को नाराज कर दिया है। और समर्थ समाज भारतीय जनता पार्टी से कट चुका है। आप देख रहे हैं समर्थ समाज आए दिन हर जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है। उत्तर प्रदेश के 72 सीटों पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपने देखा इसके पहले जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, और 8 मार्च को फिर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन है समर्थ समाज का। तो कहीं समर्थ समाज इस काले कानून से बहुत नाराज है। अगर केंद्र में बैठी मोदी सरकार अगर इस काले कानून को अगर पारित करेगी तो नोट कर लो, बंगाल तो हाथ से जाएगा, यूपी भी इनके हाथ से जाएगा, क्योंकि यूपी में 5 स्टेट में इलेक्शन है अभी, 2 महीने बाद 5 स्टेट में इलेक्शन है। हाँ, इसका असर पड़ेगा 100%। देखिए बंगाल में 30% समर्थ समाज है बंगाल में, ठीक है। तो बताइए जब एक काले कानून आप समर्थ समाज के खिलाफ बनाइएगा तो समर्थ समाज आपको वोट क्यों देगा? नहीं देगा। अब बताइए, अभी तो समर्थ समाज, अभी देखा इसके पहले आप SC ST एक्ट
ये जो काला कानून है, समर्थ समाज इससे खुद बहुत परेशान है। आए दिन 100 में 90% केस फर्जी पाए जा रहे हैं। अभी SC/ST एक्ट से, इस काले कानून से समर्थ समाज उभर नहीं पा रहा है। तब तक इन्होंने UGC एक काला कानून लाके और पटक दिया सर के ऊपर, आओ लो भरो अब। तो कहीं न कहीं ये समर्थ समाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जवाब लेते हैं, बताइए जी। ये यूजीसी काला कानून है। यूजीसी काला कानून है। हम भी सरोवर समाज से आते हैं हाँ। और यूजीसी पे तो सरकार को संशोधन करना ही पड़ेगा। हाँ। जब सामने वाला पार्टी, जैसे जो SC/ST वाले भी आंदोलन कर रहे हैं, हाँ। OBC वाले भी कर रहे हैं, हाँ। वो लागू करवाना चाहते हैं। लागू के हम भी विरोध में नहीं है, हाँ। लेकिन हमारी जो 2 लाइनें हैं वो जोड़ी जाए और लागू और करेगी सरकार, ऐसा नहीं कि नहीं करे। हाँ। सरकार को करना ही पड़ेगा। और ये भाई साहब की बात एकदम सही है। यूजीसी के विरोध में हम लोग 29 में मोदी को सबक सिखाएंगे, ना कि 27 में योगी को।